इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी जब जमीन पर अधिकार जिस राजा का है वो हार कैसे सकता है। जिस महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की छाया तक को हल्दी घाटी पर मेवाड़ में बर्दाश्त नहीं किया, उसके नाम को हमने 500 सालों तक मेवाड़ की धरती पर बादशाह बाग के रूप में स्वीकार किया। कि अगर अकबर की और प्रताप की कुश्ती अगर लड़ी जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रताप कुश्ती हार सकते हैं। प्रताप भालेघाट एक बाद में करते हैं, यहाँ का चेतक जो है वो सबसे पहले। मेरा मानना है कि इतिहास का जो अवलोकन था, इतिहास के जो तथ्य थे, उनको ठीक ढंग से देखा नहीं गया था। आज हम प्रताप के उस सपनों को साकार कर रहे हैं जिस सपनों को प्रताप ने मध्यकाल में देखा। और मेवाड़ में प्रताप के लेकर के आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप मुझे लिख करके दे दीजिए, बाहर कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध वास्तविकता में किसने जीता था, अकबर ने या फिर हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने? ये हमेशा से एक विवादित विषय रहा है। तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इतिहासकार से बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हल्दी घाटी के युद्ध की वास्तविकता से रूबरू करवाया। बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उदयपुर के प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने 1 दशक से अधिक समय तक का संघर्ष किया था। विभिन्न प्रकार के सबूत इकट्ठा किए, राजस्थान सरकार से लेकर भारत सरकार तक तरह तरह के तर्कों को प्रस्तुत किया। अंततः भारत सरकार को यह मानना ही पड़ा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। तो आइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर, आपने महाराणा प्रताप के जीवन काल और अकबर से लड़ी हुई हल्दी घाटी की मशहूर लड़ाई पर शोध कर यह साबित किया कि वह लड़ाई अकबर ने नहीं बल्कि महाराणा प्रताप ने जीती थी। तो इस सत्य की लड़ाई को जीतकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये जो कार्य हुआ है, मैं खुद ही मानता हूँ कि एक माइलस्टोन के रूप में जो है ये कार्य किया गया है। और आप देखें कि इसको इतिहास के गेम चेंजर के रूप में माना जाता है इस कार्य को। इसने इतिहास की धारा को बदल दिया, इतिहास की अवधारणा को बदल दिया जो 500 सालों से चली आ रही थी। सर, महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के बारे में तो खूब पढ़ा है, लेकिन आपके नजरिए से महाराणा प्रताप का क्या व्यक्तित्व है? महाराणा प्रताप का जो विषय है, मैं मानता हूं कि वो इतना प्रासंगिक विषय है कि जिसको लेकर के हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में उनकी बात की जा सकती है। प्रताप मध्यकालीन इतिहास के एक ऐसे पात्र रहे कि जिन्होंने उस मध्यकाल की जितनी विचारधाराएं थी, मध्यकाल की जितनी लोग थे, जितने व्यक्तित्व थे, उन सबसे विपरीत जाकर के उन्होंने उन आदर्शों और मूल्यों का संरक्षण किया और अपने संघर्ष को परवान चढ़ाया कि आज भी सिर्फ भारत ही नहीं, विदेश के अनेक देश जो हैं वो भी प्रताप के उस चरित्र से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। और प्रताप के ऐसे व्यक्तित्व पर काम करने का प्रथम पीएचडी मुझे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सर, वे कौन कौन से एस्पेक्ट थे जिनके आधार पर आपने ये माना और सबको यह बात मनवाई कि यह युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था? और कुछ इतिहासकारों के हिसाब से यह युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, मतलब इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहासकारों ने कहा था कि यह एक अनिर्णायक युद्ध था, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था और ये लंबा चलने वाला युद्ध था जो कि लगातार चलता रहा। लेकिन जब मैंने इस पर कार्य किया और ये कार्य करते हुए कुछ ताम्र लेख, ताम्रपत्र उस काल के प्रताप के समय के, हल्दी घाटी के युद्ध के समय के, जो 1576 के आसपास के काल के थे, हल्दी घाटी युद्ध के ठीक बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद जो प्रताप के द्वारा जो पट्टे और परवाने जारी किए गए थे, उन पट्टे और परवानों में सारे हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्र के थे, जो ये राजस्व रिकॉर्ड ही बताने के लिए पर्याप्त था कि उस युद्ध के अंदर जो इसकी विजय हुई। इस राजस्व रिकॉर्ड को देखने के बाद में, इसका वेरिफिकेशन करने के बाद में, मैंने प्रताप की जीत को लेकर के 3 आधारों की चर्चा की कि उद्देश्यगत आधार, कि जहां पर अकबर का ये उद्देश्य था कि प्रताप को हमें जिंदा पकड़ना है या मुर्दा उसको मारना है, प्रताप को स्वतंत्र घूमने नहीं देना है, प्रताप को बंदी बना करके दरबार में उसको एक दरबारी की तरह से खड़ा करना है। ये
उद्देश्य अकबर का था और इस उद्देश्य के लिए अकबर ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 25-30 साल लगा दिए, लेकिन इस उद्देश्य में कभी भी अकबर को जी सफलता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा जो आधार चुना गया वो क्रियागत आधार चुना गया कि इस युद्ध में लेकर के जो क्रियाएं हुई है, आप देखें कि 4 साल तक सेना को तैयार करने के बाद में फतेहपुर सीकरी और अजमेर और सारे राजपूताना की सेना को मिला करके कहीं जाकर के मांडलगढ़ में रुकते हुए वो सारी सेनाएं आकर के हल्दी घाटी के मुहाने पे मोलेला का जो गांव है बनास नदी का, वहां आकर के थम गई, रुक गई। उनका आक्रमण करने का साहस नहीं हो रहा था और ऐसी स्थिति में प्रताप जो है वो इनिशिएटिव लेते हुए प्रथम आक्रमण करते हैं। दूसरा जो एक पक्ष है इसी क्रियागत आधार का कि पर्शियन सोर्सेज खुद लिखते हैं कि करीबन 6 किलोमीटर तक हमारी सेना जो थी वो हमारे कैंप की तरफ उल्टी भागने लगी। आक्रमण इतना भयंकर था और ये चौतरफा आक्रमण था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम कुछ ही समय में मरने वाले हैं और ये सोच करके हम उल्टे पैर भागने लगे। एक तीसरा जो दृश्य है, जो क्रिया है कि आप देखें कि जिस मानसिंह को इस मुगल सेना का नेतृत्व सौंपा गया था, मानसिंह कछवाहा जो कि आमेर के राजकुमार थे, और आसफ खां को उनके साथ में लगाया गया था। और उस युद्ध के अंदर आप देखें कि किस तरह से एक हाथी पर बैठे हुए मानसिंह के ऊपर चेटक जाकर के, प्रताप जाकर के उस पर आक्रमण करते हैं। मानसिंह पर आक्रमण का जो इनिशिएटिव है वो भी प्रताप लेते हैं और मानसिंह पहली जो मुठभेड़ हो रही है, प्रताप का जो आमना सामना हो रहा है, उसमें हाथी के होदे में चिप करके अपने प्राणों की रक्षा के जुगाड़ में लग जाते हैं। उस अटैक में महावत मारा जाता है और महावत के मारे जाने के बाद में हाथी का संतुलन बिगड़ता है और हाथी भागने लगता है। मेरा प्रश्न है कि जिस युद्ध के ऊपर अकबर ने अपना पूरा दारोमदार रखा था, अपनी मूंछों के बालों पर नींबू ठहराए थे, अक्सर मैं कहा करता हूं कि आकर के हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने के लिए मानसिंह को भेजा था, वो युद्ध नहीं लड़ते हुए अपने प्राण बचाने की जुगाड़ में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध का जो क्रियागत आधार है, कौन कौन सी क्रियाएं हुई थी, ये पर्याप्त है उस युद्ध के परिणाम को बताने के लिए। और तीसरा जो आधार था परिदृश्यगत आधार, ऐसे अनेकों आधार जो थे उनके उदाहरण काफी मिल जाएंगे, लेकिन मैं मोटे मोटे उदाहरण आप इसमें दे रहा हूँ कि जो परिदृश्य था कि युद्ध के ठीक बाद में मुगलों की सेना इतनी डरी हुई थी कि वो गोगुंदा जाने के लिए वहां पर रुकी रही और दूसरे दिन दूसरे रास्ते से पहुंची। उनको लगातार ये भय लग रहा था कि पता नहीं किस पहाड़ी से हमारे ऊपर कोई आक्रमण हो जाए। और गोगुंदा जाने के बाद भी वो मुगलों की सेना 10 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी खाई खुदा करके अपने कैंप में रही। तो आप बता सकते हैं कि ये भय की मानसिकता, एक डरा हुआ पूरा सेना, ये कौन होगा? क्या वो जीती हुई सेना इतनी डरी हुई हो सकती है या हारी हुई सेना डरी हुई होगी? बिल्कुल सर। तो ये मेरा मानना है कि इतिहास का जो अवलोकन था, इतिहास के जो तथ्य थे, उनको ठीक ढंग से देखा नहीं गया था। और इसीलिए मेरी पीएचडी के द्वारा सन 2006 में ये चीजें सबके सामने आई और सबके सामने आने के बाद में इस पर मुझे पीएचडी की उपाधि मिली कि हल्दी घाटी युद्ध के जो विजेता थे वो महाराणा प्रताप। इस शोध में, इस रिसर्च में आपको कितनी परेशानी आई? क्योंकि आपकी लड़ाई इतिहास के झूठ से थी, तो ये लड़ाई इतनी आसान तो नहीं रही होगी। मैं मानता हूँ कि जब व्यक्ति जिस चरित्र को पसंद करता है, जिस चरित्र को लेकर के जीता है, तो उसकी परिस्थितियां भी जो है उसी चरित्र के संघर्ष के अनुसार ढल जाती है। और मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मैं भी कोई उस हल्दी घाटी के युद्ध को लड़ने जा रहा हूँ जिस हल्दी घाटी के युद्ध को प्रताप ने कभी मुगल सेना से लड़ा था। और आज मुझे उन गलत तथ्यों से युद्ध लड़ना है जो गलत तथ्य लगभग 500 सालों से इतिहास की पुस्तकों में स्थापित है। पीएचडी के लिए जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत जो पीजीआर भी हुआ करती है, और उसमें जब सबमिशन किया गया तो पीजीआरजी के प्रोफेसरों का ये कहना था कि प्रताप तो युद्ध हारे हुए थे, आप कौन सा उनका युद्ध जीता हुआ सिद्ध कर दोगे? ऐसा कौन सा काम है नया जो आप पीएचडी के मार्फत कर दोगे? मैंने उनसे कहा कि ये जिस विश्वविद्यालय में ये बात हो रही है वो मेवाड़ में स्थित है, और मेवाड़ में प्रताप के लेकर के आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो आप मुझे लिख करके दे दीजिए, बाहर कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा।
वीसी ने स्पेशल परमिशन देते हुए उसकी सैंक्शन दी। और आज मैं मानता हूँ कि वो जो कार्य हुआ उसके पहले प्रताप को लेकर के लगभग 400 वर्षों तक जो इतिहास रहा, वो इतिहास ये था कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी और मुगल सेना विजयी हुई थी। कई अलग अलग जगह मुझे बुला करके मेरी परीक्षण लिया गया कि किन आधारों पर मैंने प्रताप को विजेता घोषित किया है, लेकिन उसके कुछ सुखद एहसास भी हैं कि जब भारत सरकार के द्वारा उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मुझे 1.25 घंटा दिया गया और वेद प्रताप वैदिक जैसे पत्रकार की उपस्थिति में मेरा कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम के बाद में जब मुझे मेरे कार्य को सराहा गया तब मैंने माना कि निश्चित रूप से समाज में अच्छे कार्य के लिए भी निश्चित रूप से जगह है। सर, आपको ये सत्य की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा कहाँ से आई और कब आई? क्योंकि हम सब तो महाराणा प्रताप को बचपन से ही अपना हीरो मानते हैं, तो आपको ये प्रेरणा उम्र के बाद के पड़ाव में आई या फिर किशोरावस्था में ही आ गई थी? देखो कि मेरे इसको लेकर के जो मेरी प्रेरणा का जो बिंदु रहा, मैं उसके पीछे एक घटना थोड़ी सी जिक्र करना चाहूंगा कि जब हम 7th क्लास में नाथद्वारा में बड़ा बाजार स्कूल में पढ़ा करते थे, उस समय हमारा एक पाठ हुआ करता था, चैप्टर होता था अकबर महान, और उसके नीचे एक छोटा सा फोटो होता था जिसपे नीचे लिखा होता था महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध हारे। क्योंकि हमारा नाथद्वारा का जो एक एटमॉस्फेयर था वो कुश्ती से सरोबार था, तो बाल मन के अंदर ये एक बार भाव आया कि अगर अकबर की और प्रताप की कुश्ती अगर लड़ाई जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रताप कुश्ती हार सकते हैं। ये एक बाल मन में 7वीं क्लास में पढ़ते हुए एक विचार के अंदर था, और जो बाद में इतिहास को पढ़ते हुए इतिहास में जब शोध का कार्य करना पड़ा और शोध के रास्ते से जब मैं गुजरा और जब मुझे वो कॉपर प्लेट्स मिल गए, तो कॉपर प्लेट्स मिलने के बाद में ये प्रश्न मेरे अंदर उठा कि इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी जब जमीन पर अधिकार जिस राजा का है वो हार कैसे सकता है, और जो राजा जीता है पट्टे तो उसके नाम से जारी होने चाहिए। इसका मतलब तो तय बात है कि इतिहास में गलत बताया गया है कि मुगल सेना जीती थी और प्रताप हारे थे। निश्चित रूप से प्रताप जीते होंगे। तो मैंने उन सारी चीजों को जब मैंने जोड़ना शुरू किया, प्लस प्लस करना शुरू किया, और उसके लिए एक राजस्व आधार जो होता है वो इतिहास में प्राइमरी सोर्स के रूप में माना जाता है, उससे बड़ा कोई आधार होता नहीं है। तो प्राइमरी सोर्स मिलने के बाद में फिर सारी चेन मुझे मिलती चली गई, सारे तर्क मेरे बनते चले गए, और जब इन सारे तर्कों के आधार पर फिर लगभग 200 सालों बाद जो प्रशस्तियां जो मेवाड़ में मिलती है, चाहे वो जगदीश प्रशस्ति हो, राज प्रशस्ति हो, उनमें प्रताप की जीत का जिक्र था। सर, हमें इतिहास में पढ़ाया गया था कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता था, लेकिन आपकी पीएचडी और शोध के बाद क्या समाज में या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव आया या फिर अभी भी वैसा ही चल रहा है? राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी जो उस आधार पर बदला गया, यही नहीं पंजाब सरकार ने और उसके साथ ही एमपी की सरकार ने भी अपना सिलेबस जो है इसके अनुसार वहां पर बदला। आज से ठीक 2 साल पहले जो शिलालेख हल्दी घाटी क्षेत्र में लगे हुए थे, रक्तताल क्षेत्र जो है और एक चेटक स्मारक क्षेत्र है, वहां पर जो शिलालेख लगे हुए थे, उन शिलालेखों पर यह लिखा हुआ था कि इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो राजपूतों की जो सेना थी वो पीछे मुड़ गई थी, मतलब कि वो हार गई थी, परास्त हो गई, एक तरह से प्रताप पराजित हो गए। मैंने पहली बार एएसआई डिपार्टमेंट को और भारत सरकार को ये लिख करके भेजा कि या तो आप मेरी किताबों के और मेरे जो तथ्य हैं या जो इतिहास के द्वारा जो कॉपर प्लेट्स और जो तथ्य मिले हैं उनको आप झूठा सिद्ध कीजिए, या पर ये जो शिलालेख लगे हुए हैं इन शिलालेखों को जो कि भ्रमित कर रहे हैं पर्यटकों को, इनको हटाने का आप उपक्रम कराएं। 1 महीने के प्रयास के बाद में मैंने सारे एविडेंसेस जो थे वो एएसआई भारतीय पुरातत्व विभाग को दिए। भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग का, सांस्कृतिक मंत्रालय, वो बाध्य हुआ और अंत तो गतवा प्रताप के राजपूती सेना के हार के शिलालेखों को उनको यहाँ आकर के हटाना पड़ा। उसमें वो शिलालेख भी शामिल था जिसमें पुराने जो गुलाब का बाग का क्षेत्र था खमनौर के क्षेत्र में, जहाँ पर युद्ध हुआ था, जहाँ पर कुछ समय के लिए सेना रुक गई थी मुगलों की,
उस स्थान का नाम जो था वो इतिहास में बादशाह बाग कर दिया गया। अकबर के नाम पर बादशाह बाग उसका नाम किया गया। तो मेरा उसको लेकर के भी एक तर्क था कि इस हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, गुजरात, जहां जहां पर मुगलों की सेना गई है, जहां पर वो सेना युद्ध लड़ते हुए थोड़ी देर के लिए भी रुकी है, उन सभी जगह का नाम बादशाह बाग कर देना चाहिए। जिस महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों की छाया तक को हल्दी घाटी पर मेवाड़ में बर्दाश्त नहीं किया, उसके नाम को हमने 500 सालों तक मेवाड़ की धरती पर बादशाह बाग के रूप में स्वीकार किया। ये मेरे लिए, क्योंकि मैं नाथद्वारा में पैदा हुआ था, इसी खमनोर हल्दी घाटी क्षेत्र में का पैदा होने के कारण मेरे अंदर एक स्वाभिमान था कि जो गलत तथ्य है, जो तथ्यहीनता है और जो एक तरह से हमारे मस्तक पर कलंक का कार्य कर रहे हैं, उनको अति शीघ्र इन एविडेंसेस के आधार पर हटा देना चाहिए। मैं मानता हूं कि मीडिया के सहयोग से, वहां की युवा वाहिनी, युवा बच्चों के सहयोग से और बाद में जनप्रतिनिधियों को भी इसके पीछे लाइन में लगना पड़ा और अंततोगत्वा वो शिलालेख वहां से हटा दिए गए। आज मैं मानता हूं कि प्रताप को लेकर के पिछले 25 सालों के अंदर जो बूम आई है, वो बूम आज मुझे देखने को मिलती है। पहले प्रताप का नाम जो लिया जाता था वो एक मध्यकाल के एक बड़े जुझारू व्यक्ति के रूप में ले लिया जाता था, लेकिन आज जो प्रताप का नाम लिया जाता है वो प्रताप कहीं न कहीं हमारे उस देश की संघर्षशीलता के आइकॉन के रूप में है, उस आदर्श के रूप में है कि आज जो है वो हमें वियतनाम को भी प्रेरणा देते हैं, छोटे मोटे इजराइल वगैरह इन राष्ट्रों को भी प्रेरणा देते हैं कि अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सर, महाराणा प्रताप की मुख्य सेना हरावल का नेतृत्व हकीम का सूरी ने किया था, तो एक मुस्लिम सेनापति की नियुक्ति काफी बोल्ड डिसीजन नहीं था? और बाकी सेनापति और सैनिकों के बीच इस डिसीजन को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी कि मुगल सेना का सामना करने के लिए एक मुस्लिम सेनापति? इसको लेकर के मैं मानता हूं कि अगर राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा पॉइंट अगर कोई हो सकता है, राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा कोई टेबलो हो सकता है, तो मैं मानता हूं, क्योंकि आप देखें कि उस समय हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने वाले मुस्लिम पठान थे जिन्होंने कि हरावल की नेतृत्व किया था, हकीम कासूर। ये एक जहां पर हमेशा चुंडावतों का एक रिजर्वेशन रहता था कि वहां पर हरावल में चुंडावती लड़े, वहां पर आप देखेंगे प्रताप ने सबसे पहले किसी मुस्लिम को खड़ा किया था और किसी भी राजपूत शासक की हिम्मत नहीं थी कि प्रताप के इस निर्णय के खिलाफ कोई प्रश्न उठा ले। तो ये जो एक हार्मनी है, एक समाज की जो समग्रता है, यही राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ा साधक तत्व हो सकता है और आज उसी को पुष्ट करने की जरूरत मैं मानता हूँ। सर, जहां महाराणा प्रताप की शौर्यता का जिक्र होता है वहां चेतक का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप महाराणा प्रताप और चेतक के रिश्ते को किस तरीके से देखते हैं? भाई, मैं तो मानता हूं कि चेतक और प्रताप एक दूसरे के पूरक थे। आप चेतक को याद करें, प्रताप का अपने आप याद आ जाएंगे। आप प्रताप को याद करें, चेतक अपने आप याद आ जाएंगे। ये इतिहास की एक ऐसी युग्म संधि है कि एक दूसरे को पर अन्योन्य आश्रित हैं। प्रताप चेतक पर आश्रित थे और चेतक जो था वो प्रताप पर आश्रित था। आज आप देखिए कि चेतक को लेकर के हम सिर्फ मेवाड़ी होने के नाते ही नहीं, इस राष्ट्र के अंदर मैंने देखा है, यही नहीं, आज जो विदेशों के अंदर जो चेतक के चबूतरे बने हुए, आप मॉरिशस वगैरह बर्मा जाइए, वहां पर आपको चेतक के चबूतरे मिलेंगे। उनका नामकरण किया हुआ है कि चेतक चबूतरा है, प्रताप चबूतरा है, जहां पर बैठ करके वो आदर्शों की और मूल्यों की बात करते हैं। आज जो हमारे राष्ट्र जीवन में जो चेतक को जो स्थान मिला हुआ है, क्योंकि एक पशु होते हुए अपने शत्रु को पहचानना, आप देखिए कि उस हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे बड़ा जो एक मैं दृश्य मानता हूं कि वो कैसे चेतक कैसे पहचानता था कि ये मानसिंह है जो सेना लेकर के आया है, ये हमारा मेवाड़ का शत्रु है। बिना प्रताप के इंगिती के चेतक सीधा मानसिंह के हाथी पर पहुंच करके अपने दोनों पैरों को मानसिंह के हाथी पर लगा करके ये बता रहा है कि मैंने अपने पैरों की धूल से इस मुगल के हाथी का मान मर्दन कर दिया है। ये जो एक दृश्य है, मैं मानता हूं कि इसके ऊपर हजारों युद्ध न्योछावर हो सकते हैं कि जहाँ का एक पशु भी जो है
वो इतना समझदार है कि वो अपने शत्रु को पहचानता है और वहां के हाथी पे जाकर के वो अपने पैरों को रोंद। प्रताप ने तो अटैक बाद में किया है, प्रताप भाले का अटैक बाद में करते हैं। यहाँ का चेतक जो है वो सबसे पहले मानसिंह के हाथी पर अटैक करके बताता है कि कितना गुस्सा है उन विदेशियों के साथ में आने वाले लोगों के। ये मेवाड़ का चेतक है जो मैं मानता हूं कि विश्व का प्रताप है, और जो विश्व का प्रताप है वो मेवाड़ का चेतक है। आज जिन जिन देशों में आप देखेंगे गुड़ रेस होती है, हॉर्स रेस होती है, घुड़दौड़ होती है, वहां पर जीतने वाले घोड़े को चेतक कहा जाता है। आज चेतक को लेकर के लोगों के मन के अंदर जो है कि आज वो एक स्वतंत्रता सेनानी की छवि के रूप में आज चेतक हमारे सामने आता है। और विश्व का इतिहास का ये सबसे पहला उदाहरण है। एक उदाहरण हमें सिकंदर का मिलता है कि जब घोड़े की मृत्यु हो गई तब वहां पर उन्होंने उसका मकबरा बनवाया जहां पर आज बार्सिलोना बना हुआ है, लेकिन वो मकबरा नहीं है, नगर बस गया। लेकिन आज पूरे विश्व में एकमात्र अगर कोई उदाहरण है तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर चेतक का उदाहरण है, जो आज भी किसी अश्व के प्रति, किसी पशु के प्रति उस तरह का समादर, उस तरह का श्रद्धा, उस तरह का एक आदर प्रेषित करता है कि जहां पर एक बड़े बड़े युद्ध के सेनानियों को जो आदर दिया जाता है वो आदर आज भी जो है आप जाकर के हल्दीघाटी क्षेत्र में बलीचा में चेतक स्मारक के रूप में देख सकते हैं। सर मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज का युवा नौजवान, आज की जो यूथ है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपना आइडल मानकर चलते हैं, तो वह वीर महाराणा प्रताप को अपना प्रेरणा का स्रोत किस तरह मान सकते हैं? युवा पीढ़ी के लिए मेरा मानना है कि आज सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत प्रताप हैं, क्योंकि प्रताप ने जो अपना जीवन जिया था वो था कि कथनी करने की एकता। हमें जीवन में हमेशा एक बनने के लिए तैयार रहना चाहिए, जीरो कितने लगेंगे इसकी परवाह किए बिना। जो मध्यकाल का, जो प्रताप का जो काल है उसमें हम देखते हैं कि राजपूताना के लगभग सभी जागीरदारों, छोटे जागीरदारों, बड़े राजाओं, सब ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, बिना लड़े ही अपने हथियार डाल दिए थे। अरे लड़कर को हार कर तो हर कोई हथियार डालता है, लेकिन वो एक युग ऐसा था कि उस युग में हम देखें कि किस तरह से मेवाड़ के अलावा, प्रताप के अलावा सभी राजपूतों ने अपने हथियार डाल दिए थे। और उस युग में प्रताप ने लगातार अकबर की तरफ से 4 प्रपोजल्स आए थे उनको मनाने के कि आप हमारी बातें मान लें, हमारी शर्तें स्वीकार कर लें और आप बड़े ऐशो आराम के साथ में अपने मेवाड़ की गद्दी संभालते हुए आप अकबर के दरबारी बनकर के अपना ऐशो आराम का जीवन जिए और अपने परिवार को अच्छी तरह से पालें। ये 4 बार ऐसे प्रपोजल अकबर ने प्रताप को भिजवाए थे, लेकिन प्रताप ने कभी भी अपनी सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की सुख सुविधाओं की परवाह न करते हुए उस अग्निपथ को चुना, उस संघर्ष के पथ को चुना कि आज उन राजपूतानाओं के, उन राजाओं का नाम नहीं लिया जाता जिन्होंने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी सेना में शामिल हो गए थे, उसके मनसबदार बन गए थे। आज प्रेरणा के रूप में प्रताप ही हमारे सामने नजर आते हैं। इसीलिए जब इस देश का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो उस समय के देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने जो बात कही थी वो प्रताप के इस व्यक्तित्व को उजागर कर देती है कि आज हम प्रताप के उस सपनों को साकार कर रहे हैं जिस सपनों को प्रताप ने मध्यकाल में देखा था। तो प्रताप का जो संघर्ष है वो युवा पीढ़ी के लिए सदैव ही पाथे रहेगा, सदैव ही प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेगा। सर कुछ पंक्तियां जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? पूरी तो मुझे याद है या नहीं, मैं बोलूं तभी पता लगेगा। यहाँ वेद मंत्र भी गूंजे थे चेतक की तप तप तापों में। हल्दीघाटी में वेद मंत्र गूंजे हैं। कहां पर? चेतक की टापों में वेद मंत्र गूंजे। यहाँ वेद मंत्र भी गूंजे थे चेतक की तप तप टापों में। गीता भी साकार हुई थी तलवारों की झंकारों में। गीता भी साकार हुई थी तलवारों की झंकारों में। यह हल्दीघाटी है जिसको मैं धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहता हूँ। ये कुरुक्षेत्र है जिस कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को
अपने कर्तव्य का ज्ञान दिया था, आज वैसे ही मेवाड़ के अंदर जो ये हल्दी घाटी क्षेत्र है, जिसको मैंने कुरुक्षेत्र की संज्ञा के नाम से पुकारा है, और ये कुरुक्षेत्र आज भी हमें हमारे संघर्ष की, हमारे कर्म की और हमारे श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा हमारे को देता है कि वो कर्म जो है वो हमारा लोक संग्रह के लिए हो, हमारे लिए नहीं हो। निष्काम कर्म की भूमिका तय करने वाला अगर मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो हमारा हल्दी घाटी क्षेत्र है, जिसे मैं आज भी कुरुक्षेत्र के रूप में प्रणाम करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो से जुड़ने के लिए और आपका कीमती समय देकर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, जो इस समाज को प्रेरणा जरूर देगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपका भी आभार। इस अच्छे कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं आपका भी आभारी हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।